मॉर्निंग सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। कमजोर आर्थिक आंकड़ों के बाद अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट। डाउ पौने और सवा, S&P सवा और नैस्डैक 1.5% टूटा। एशियाई बाजारों से भी कमजोर शुरुआत। SGX निफ्टी लगभग 40 अंक टूटा। 2015 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। NYMEX क्रूड $61 और ब्रेंट क्रूड $68 के करीब पहुंचा। मैट नोटिस मामले में आबदीन ग्लोबल को बॉम्बे हाई कोर्ट से फौरी राहत। कोर्ट ने टैक्स डिमांड पर लगाई रोक। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को। Delay means we are delaying it by one more financial year. One more financial year means your states, the consuming states, are going to lose for one more year. जीएसटी बिल पर गतिरोध बरकरार। सरकार के साथ ITMC PJD, लेकिन कांग्रेस का नहीं मिला साथ। स्थायी समिति को बिल भेजने की मांग। आज लोकसभा में होगी वोटिंग। इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी ने सिंगल हैंडेडली जीएसटी को आने में बाधा लगाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने CNBC आवाज के संपादक से खास मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जीएसटी का विलेन। कहा 5 साल तक मोदी ने ही रोका जीएसटी कानून। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन समेत 5 ऑनलाइन रिटेल कंपनियों को CCI से राहत। ऑनलाइन डिस्काउंट को किसी तरह का कार्टलाइजेशन मानने से किया इनकार। और हिट एंड रन मामले में आज आएगा सलमान खान पर फैसला। कोर्ट ने सलमान को सुबह 11:15 बजे तक हाजिर होने को कहा। दोपहर 12 बजे के बाद आ सकता है फैसला। दोषी साबित हुए तो मिल सकती है 10 साल तक की सजा। कल सेंसेक्स में हमने फिर से बिकवाली का दबाव देखा। लगभग 50 पॉइंट गिर के ये बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी गिरावट के साथ ही कारोबार बनता हुआ दिखाई दिया। हालांकि 8300 के बेहद करीब जाकर मामला टिका। लेकिन आज बाजार को कैसे संकेत मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, इस पर एक चेक लेंगे हमारे सहयोगी वरुण दुबे के साथ। बाजार की तेजी क्या यहाँ पर टिक क्यों नहीं पा रही है, क्या आउटलुक बनेगा, मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी बताएंगे। और साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने FII आबदीन ग्लोबल को मैट मामले में फौरी राहत दी है। इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी एक चेक लेंगे नीरज बाजपेयी के साथ। लेकिन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, वरुण दुबे के पास चलते हैं। SGX निफ्टी गौर करें कि करीब 38 से 40 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और जो माहौल है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, वो नरमी का ही है। क्या हुआ है अमेरिका में और साथ ही यूरोपीय बाजारों की स्थिति क्या थी, वरुण बताइए। देखिए हर्षदा, कल एक गहरा सेल ऑफ देखने मिला है ग्लोबल मार्केट्स में। और ग्रीस फिर से एक बार बहुत बड़ी चिंता की विषय बन के उभरा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जिसके कारण ये सेल ऑफ देखने मिला है। कल तरह तरह की खराब खबरें आई ग्रीस को लेकर। पहले खबरें ये आई कि IMF इस ग्रीस की जो फंडिंग लाइफलाइन है उसे काट सकता है, उसे बंद कर सकता है। इसके बाद खबरें ये निकल के आई कि IMF और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ग्रीस का बेल आउट नेगोशिएशन है उसमें कुछ डिसएग्रीमेंट्स है। और इन बुरी खबरों के कारण कल ग्रीस के मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली। करीब 4% के आसपास एथेक्स का मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। और इसी का एक रब ऑफ इफेक्ट आपको यूरोपियन बाजार में देखने मिला, जहां कैक्स, डैक्स, फुटसी अगर तीनों में अगर आप देखें तो करीब 2 से 2.5% के आसपास गिरावट देखने मिली। और इसी का एक इंपैक्ट यूएस के बाजार में भी देखने मिला, जहां अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। लेकिन यूएस के जो डोमेस्टिक आंकड़े हैं वो भी कल कुछ कमजोर ही नजर आए। जो कल ट्रेड डेफिसिट का नंबर यूएस में निकल के आया उसमें अच्छी खासी बढ़त देखी गई। और इसके कारण दरअसल ये माना जा रहा है कि यूएस का जो GDP है फर्स्ट क्वार्टर का, उसमें कुछ रिवीजन करना पड़ेगा। यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें कुछ कमजोरी है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन यहां नजर आ रहा है। और इसी के कारण कल यूएस के मार्केट्स में भी यहां अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। जहां तक अगर आप देखें तो कल जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है उसमें भी अच्छी खासी यहां बढ़त देखने मिली है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण कल यूएस के मार्केट्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। जहां तक एशिया के मार्केट की बात करें तो वहां भी आज कमजोरी देखने मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये जो ग्रीस की चिंता है वो एशिया के मार्केट को भी यहाँ चिंता में डाल रही है। और इसके लिए SGX निफ्टी भी अगर आप देखें तो करीब 0.5% के गिरावट के साथ वो भी आज ट्रेड करता है, आपको दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं कमजोरी के संकेत सभी जगह से आज देखने मिल रहे हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज बेहद कमजोर है। ऐसे में भारतीय बाजारों में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी लाइन पर है। अनिल, गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय क्यूज खराब और फिर से जो डेटा आया है उसमें FIIs की ओर से बिकवाली का सिलसिला जारी है।
बिल्कुल हर्षदा, और पॉजिटिव संकेत ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है आज के सेशन की शुरुआत के लिए। दूसरी तरफ क्रूड के दाम भी $67 के पार निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईएस की बिकवाली का जिक्र आपने किया ही, और उसके ऊपर जीएसटी बिल को लेकर फिर से मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सारे फैक्टर्स एक दिन की तेजी के बाद कल भारतीय बाजार फिर से थोड़े से ठंडे होते हुए नजर आए। तो मोमेंटम जो बनना चाहिए कि निफ्टी को थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, वो दिख नहीं रहा। ग्लोबल मार्केट्स भी इसी वक्त कमजोर होते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर प्रेशर बढ़ता हुआ आज फिर से नजर आएगा। तो अब समझना यही चाहिए कि 8350, 8400 वो रेंज है जिसके पार जाना बाजारों के लिए काफी मुश्किल होगा। तो अपसाइड तो वहां पर लिमिट नजर आ रही है। अब लोअर साइड के लिए 8100 से लेकर 8200 वो रेंज है जिसके बीच में बाजार काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। 8100 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और पिछले जो हमने 500 पॉइंट की तेजी देखी उसके पहले बाजार ने वहीं पर सपोर्ट लिया, वहां से एक बाउंस बैक दिया। तो एक बार भी फिर से वो लेवल्स अटेम्प्ट करने की कोशिश बाजार 1-2 ट्रेडिंग सेशन में कर सकता है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोमेंटम इस वक्त कमजोर है और ट्रेडर्स का मूड साफ तौर पर बिगड़ा हुआ है। तो डाउन साइड रिस्क खुलती हुई नजर आ रही है। अब कुछ न कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए बाजार को न्यूज फ्लो के लिहाज से। ग्लोबल मार्केट से तो मिल नहीं रहे, लोकल हमारे ट्रिगर्स अगर कहीं कोई पॉजिटिव टर्न होते दिखे पार्लियामेंट से, तो ही बाजार की गिरावट को वो थोड़ा सा रोक सकते हैं। अदरवाइज हर ऊपर के लेवल पर आपको बिकवाली का प्रेशर नजर आएगा, और सेल ऑन राइज का मार्केट हो चुका है। जी हाँ, सेल ऑन राइज का मार्केट। लेकिन अनिल, जैसे आपने कहा, एक पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार है, और शायद एक ट्रिगर आया है मैट मामले में जो सरकार को तगड़ा झटका लगा है। उस लिहाज से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कल एफआईआई अबरडीन ग्लोबल को मैट मामले में अंतरिम राहत दे दी है। अगली सुनवाई ऑफकोर्स 23 जून को होगी। नीरज हमारे साथ बने हुए। नीरज, बताइए पूरा मामला क्या है, और क्या ये एक रिलीफ रहेगा? क्या वो ट्रिगर रह सकता है आज? फौरी तौर पे डेफिनेटली एक राहत हो सकती है। अबरडीन का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में कल सुना गया, और उनको फाइनल असेसमेंट जो दिया गया था डिमांड नोट, उस पर रोक लगा दी हाई कोर्ट ने, और उसकी सुनवाई 23 जून को दोबारा होगी। तो रियायत इस तौर पे मानी जा रही है कि अब कम से कम फर्दर जो इसमें पुश नहीं होगा आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट इवेंट ये है कि आज और जो है 5 एफआईआईस के इसी तरीके के मैट के मामले जो उनको नोटिस दी गई थी उसकी सुनवाई होनी है। अब भी माना जा रहा है, लीगल फ्रेटर्निटी मान रही है कि इसमें फिर से रोक लग सकती है। तो एक तरीके से अब ये केस परसू तब होगा जब हाई कोर्ट की तरफ से इसमें फाइनल कोई जजमेंट या डिसीजन आएगा। लेकिन फिलहाल ये रुक गया, तो ये एक राहत की बात है कि आईटी विभाग की तरफ से उनको बहुत दबाव नहीं होगा, बहुत प्रेशर नहीं आएगा। तो कम से कम थोड़ी एक राहत जरूर यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और टैक्स जानकारों की राय क्या बन रही है इस मामले पर, सुन लेते हैं। Like most other FIIs, or unlike all other FIIs, I guess, Aberdeen seems to have been issued a final assessment order instead of a draft assessment order, and that is what it challenged in the High Court. And while I haven't seen the order of the High Court either, it is possible that what the High Court has done is effectively stayed the final order and might direct the tax department to allow for Aberdeen to be able to access the remedies that it should have been able to access had a draft order been issued rather than a final order. अनिल, तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर आप कह सकते हैं थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन क्या ये मूड को थोड़ा सा सुधार सकता है मैट मामले में? नहीं हर्षदा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गेम चेंजर है। सिर्फ एक स्टे ऑर्डर मिला, और जनरली हिंदुस्तान में किसी भी मामले पर स्टे ऑर्डर लाना तो बेहद आसान काम है। अल्टीमेटली मामला लंबा लीगल लड़ाई के तौर पर चलेगा, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि एफआईआईस तो डेफिनेटली फाइट करेंगी। लेकिन सरकार ने भी जिस तरह से स्टैंड दिया, ऐसा लगता नहीं कि अगर हाई कोर्ट में वो हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। इसका मतलब तो साफ है कि फाइनल डिसीजन जो आना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आना है। और एक बात, ज्यादातर जितने एक्सपर्ट से अब तक हमने बात की, सबका यही मानना है कि ये मामला ऐसा है जिसमें सरकार जीत नहीं पाएगी, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो उसके बावजूद अगर एफआईआईस बिकवाली कर रहे हैं इस मामले को लेकर और उनका मूड खराब है, तो इसका मतलब साफ है कि इतनी छोटी सी बात से उनका मूड बदलने वाला नहीं है। अल्टीमेटली वो इस मामले को पॉलिसी डिसीजन के तौर पर इस तरह से देख रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी टैक्स पॉलिसीज को कंसिस्टेंट नहीं रखते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी सी सेंटिमेंटल राहत के तौर पर इसे देख सकते हैं कि इस कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया जो कि एक्सपेक्टेड लाइन पर था। नहीं दिया होता तो ज्यादा नेगेटिव होता, बट अल्टीमेटली जब तक फाइनल डिसीजन इसका ना आ जाए और सरकार ये क्लियर ना कर दे या कोर्ट क्लियर ना कर दे, तब तक मुझे नहीं लगता कि एफआईआईएस का मूड बदलने होंगे। शुक्रिया अनिल और नीरज फिलहाल इस जानकारी के लिए। वरुण, आपका भी धन्यवाद। लेकिन निफ्टी में क्या रणनीति होनी चाहिए इन तमाम क्यूज के बीच, उस पर भी एक चेक ले लेते हैं। आशुतोष सरना हमारे साथ लाइन पर है। आशुतोष, क्यूज खराब है आज सुबह में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से साफ बिकवाली के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल भी देखिए बाजार सीमित दायरे में था और हल्की गिरावट के साथ समाप्ति देखने को मिली है। आज क्या आपको लग रहा है फिर से प्रेशर होगा? ओपनिंग ट्रेड क्या बिकवाली का होना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा मैम।
जी बिल्कुल, चार्ट पे भी देखें, एंड ऑफ द डे चार्ट पे कंटिन्यूएशन सेल पैटर्न बनता हुआ नजर आया था परसों के ट्रेडिंग सेशन पे भी और कल के ट्रेडिंग सेशन पे भी। तो 83.30 एक क्लोजिंग बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है और 83.80 इंट्राडे बेसिस पे। मुझे लगता है आज भी यही प्रेशर देखने को मिल सकता है, ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव है, तो 83.80 पे ही स्टॉप लॉस लगाना बेहतर रहेगा। कंटिन्यूएशन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखेंगे, टारगेट रहेगा 82.40 और मेजरली मुझे लगता है कि कंसोलिडेट कर सकता है 83.80 और 82.20 के बीच में, और एनीथिंग बिलो एंड अबव दैट विल गिव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन निफ्टी। ओके, तो इसी में दायरे में रहेगा और आज दबाव के घेरे में फिर से बाजार फिसल सकता है। कौन से स्टॉक्स होंगे रेडार पर आपके आशुतोष? जी मुझे लगता है कंटिन्यूएशन सेल दोबारा से फार्मा सेक्टर में देखने को मिल सकता है, इसी के चलते सन फार्मा में मैं सेल करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 974 का और टारगेट 920 का। देर आर सम स्टॉक्स, एक वैल्यू स्टॉक्स भी हैं कुछ जो गिरती मार्केट में मुझे लगता है कि अच्छे रह सकते हैं। L&T हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा उसमें से पिक रहेगा, 6350 के स्टॉप लॉस से बाई करेंगे, 6540 का टारगेट रहेगा। ओके, तो L&T हाउसिंग फाइनेंस फाइनेंशियल होल्डिंग्स माफ कीजिएगा, वहां पर खरीदारी का एक मौका जरूर है, लेकिन जो सन फार्मा का शेयर है उसमें बिकवाली का दबाव आने की पूरी संभावना। हम लेंगे इसी के साथ आपसे इजाजत। शुक्रिया आशुतोष इस जानकारी के लिए। लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जीएसटी का विलन, कहा 5 साल तक मोदी ने ही रोका जीएसटी कानून। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत ब्रेक के बाद। और अब बात जीएसटी बिल की, जो अटकता ही जा रहा है। कांग्रेस इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने पर अड़ी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी फिर से फंसता दिख रहा है। लोकसभा में कल चर्चा के दौरान कांग्रेस ने संविधान संशोधन बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की है। हालांकि सरकार के लिए राहत की बात यह है कि 26 अप्रैल को जीएसटी पर वॉकआउट करने वाले तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ आ गई है, लेकिन एआईएडीएमके बिल का अब भी विरोध कर रही है। जीएसटी पर वित्त मंत्री के जवाब के बाद आज लोकसभा में वोटिंग होगी। हालांकि लोकसभा में तो ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। वहीं जीएसटी बिल और से जुड़ी और भी राजनीतिक चर्चा कैसे गरमा रही है, हमारे साथ है दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। कल ऑफ कोर्स थोड़ी सी राहत जरूर लगी थी हाथ, जब यहाँ पर कांग्रेस के ही बड़े नेता ने कहा कि वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद में गूगली फेंक कर कहा कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। आज क्या डेवलपमेंट्स उभर कर आ सकते हैं? क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये मामला आगे बढ़े और सरकार के फेवर में आए? देखिए, आज जो जीएसटी पर संविधान संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में चर्चा तो खत्म हो गई है। 12 बजे के आसपास यहाँ पे वित्त मंत्री का जवाब आएगा, उसके बाद इस पर वोटिंग की जाएगी। वोटिंग में काफी हद तक संभावना है कि कांग्रेस वोटिंग के दौरान वॉकआउट कर जाए, क्योंकि वो जीएसटी बिल का तो समर्थन करती है लेकिन प्रक्रिया का विरोध कर रही है। लिहाजा वो सांकेतिक विरोध करते हुए वॉकआउट कर सकती है और बीजू जनता दल और तृणमूल कांग्रेस इस बिल पर सरकार के साथ आकर साथ में वोटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में इनको जीएसटी बिल को लोकसभा से पारित करना आसान होगा और आसानी से पारित हो जाएगा। उसके बाद ये बिल जाएगा राज्यसभा में, जहां असली चुनौती है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस अगर विरोध करती है, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल के समर्थन के बावजूद संख्या बल के हिसाब से सरकार को राज्यसभा में पास करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। खासतौर से एआईडीएमके ने जो विरोध किया है, ये भी राज्यसभा में एक बड़ी चुनौती होगी। इसे ऐसे में सरकार की रणनीति ये होगी कि जो गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां हैं उनको बनाने की कोशिश करे, और उनको अगर बनाने में कामयाब हो जाती है तब राज्यसभा में इस बिल को पारित होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी, वरना फिर इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता दिख रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर भले ही लोकसभा में इनके लिए आसान हो इसे पास कराना, लेकिन असली मामला राज्यसभा में वही बड़ा टेस्ट रहेगा सरकार के लिए। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में कांग्रेस नेता जयराम रमेश बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 5 साल तक जीएसटी को रोका और अब इस कानून के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप जीएसटी का विरोध करेंगे जिस पर सब लोग सहमत हैं। सुनिए, जीएसटी का विरोध 5 साल किसने किया? इसलिए आप बदला लेंगे। इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी ने
सिंगल हैंडेडली जीएसटी को आने में बाधा लगाए। अब 2009 में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कर रहे हैं ना, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी जी से बात की जीएसटी के बारे में, यशवंत सिन्हा से बात की, सुषमा स्वराज से बात की, अरुण जेटली से बात की। 2009 से देश इंतजार कर रहा है जीएसटी का, पर नरेंद्र मोदी जी ने तय कर लिया था कि जीएसटी नहीं आने देंगे, और आज वही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जीएसटी के बिना हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की। एडमिट करिए, पूंजीपतियों को जो पक्षधार है ये सरकार, और किसान विरोधी पक्षधार विपक्ष है, किसान विरोधी जो भावना इस संशोधन में प्रकट किया गया है, हम उसके खिलाफ है। हमारी आपत्ति राजनीतिक आपत्ति नहीं है, हमारी आपत्ति सिद्धांतिक आपत्ति है। तो कांग्रेस का स्टैंड साफ तौर से दिख रहा है कि वो आसानी से इस बिल को पास नहीं होने देंगे, भले ही इसके पक्ष में है लेकिन तरीके का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो कौन से स्टॉक्स है जिस पर आज आपकी नजरें होनी चाहिए, कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा, इसका भी जायजा ले लेते हैं। आज के स्टॉक्स न्यूज पर हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपके रडार पर होना चाहिए रिलायंस पावर का काउंटर। यहाँ रिलायंस ने जो तिलैया पावर प्रोजेक्ट को जो टर्मिनेट करने का निर्णय लिया था, उस पर झारखंड सरकार ने फिर से विचार करने की बात की है। हिंदुस्तान जिंक का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ कंपनी का कहना है कि राजस्थान में वो अगले 3 सालों में करीब 8,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिसमें कि माइनिंग में 66,000 का और ग्रीनफील्ड फर्टिलाइजर प्लांट में करीब 1,400 करोड़ रुपए का निवेश करने का मन बना रही है। ब्लू डार्ट, यहाँ सरकार ने करीब 19 एफडीआई प्रपोजल 2100 करोड़ के 19 एफडीआई प्रपोजल को मंजूरी दे दी है, लेकिन जो ब्लू डार्ट का एफडीआई प्रपोजल है उसको कुछ समय के लिए टाल दिया है। यहाँ हम आपको बता दें कि सरकार ने माइलिन और भारतीय एक्सा के एफडीआई प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी ने अपने बेस रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो कि आज से लागू होगी। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशन रिलायंस इंफ्राटेल में अपना 51% हिस्सा बेचने की योजना बना रही है। अब बात करते हैं एफएडओ इंक्लूजन की। यहाँ 29 में से 7 स्टॉक्स एफएडओ सेगमेंट में शामिल किए जाएंगे, जिसमें कि डीएचएफएल, कावेरी सीड्स, अजंता फार्मा, ब्रिटानिया, साउथ इंडियन बैंक, ऑयल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम निकल कर आ रहे हैं, और इन सभी काउंटर्स पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ सर्किट फिल्टर रिवीजन भी देखने को मिला है। पैंटालून्स फैशन रिटेल का सर्किट फिल्टर 20% से 10% रिवाइज कर दिया गया है। वहीं फ्यूचर रिटेल डीवीआर का भी सर्किट फिल्टर 20% से 10% रिवाइज कर दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ नतीजों की। सबसे पहले डाबर इंडिया के नतीजों की बात करें तो काफी अच्छे नतीजे यहाँ पर देखने को मिले हैं। वॉल्यूम्स में भी अच्छी खासी बढ़त हुई है, और ऑपरेटिंग फ्रंट पर बात करें तो मार्जिन पिछले साल के 16% के मुकाबले इस बार 17.73% का मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया है, और मुनाफे में भी अच्छी खासी 21% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं मुथूट फाइनेंस के नतीजों की बात करें तो कमजोर नतीजे यहाँ पर देखने को मिले हैं। कंपनी के एनआईआई में 3% की गिरावट और मुनाफे में भी 8% की गिरावट देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी भी यहाँ पर कमजोर है कंपनी के। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड की बैठक भी हुई थी, जिसमें कि कंपनी ने मुथूट फाइनेंस में 50 करोड़ रुपए निवेश करने का निर्णय ले लिया है। तो तमाम स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे ट्रेड के दौरान। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट के लिए आज की क्या रणनीति होनी चाहिए। बने रहिए सिंधी से आवाज के साथ। आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट में क्या एक्शन रहेगा, उस पर एक चेक ले लेते हैं। जहां पर हमने देखा है कच्चे तेल में एक अच्छा खासा पुल बैक आया, 2015 के हाईज पर ट्रेड करता हुआ यह दिखाई दिया है। $61 पर नाइमेक्स और ब्रेंट क्रूड $68 के करीब दिख रहा है। तपन त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। तपन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चे तेल पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्या रणनीति आप सुझाएंगे? एक पुल बैक आया है, क्या भारतीय बाजार में भी फायदा होगा तेजी करके? हाय, गुड मॉर्निंग।
देखिए कल ऑलमोस्ट 2.5 to 3% का गेन्स आया था इंटरनेशनल मार्केट्स में। पॉजिटिव देखें तो इन्वेंट्री डेटा जो कि यूएस से आज शाम को आना है उसका एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, स्पेशली क्रूड इन्वेंट्रीज या कशिंग इन्वेंट्रीज की तरफ से देखें तो। प्लस सऊदी अरेबिया ने जो एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल वो उसके लिए जून मंथ के प्रीमियम्स बढ़ाए हैं। सो दिस इज एन एक्सपेक्टेशन दैट थोड़ा बहुत डिमांड मार्केट में आ रहा है। इवन प्राइसेस हैव बीन लोअर कंपेयर टू लास्ट ईयर्स नंबर, तो उस एंगल से थोड़ा सा और बुलिशनेस रहेगा। इंट्राडे में छोटा डिप में बाय करने का रिकमेंडेशन देंगे। ओके, और सोने में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सोना अब भी 1200 के नीचे ही लैंग्वेज कर रहा है। हाँ जी, देखिए गोल्ड में एक्चुअली वोलेटिलिटी बहुत है, स्पेशली इस वीक देखा जाए तो बहुत मेजर डेटा यूएस से मंथली जो जॉब्स नंबर आता है वो आने वाला है फ्राइडे को। आज उसी सेगमेंट में प्राइवेट सेक्टर जॉब्स एडीपी से आएंगे। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, डॉलर इंडेक्स इज लार्जली स्टेबल ओनली। थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकता है, मे बी वही जो आप लेवल्स बोल रहे हैं अराउंड $1,200 के आसपास बहुत क्रिटिकल रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में। पुल बैक में सेल कर सकते हैं गोल्ड। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो क्लियरली सोने में बिकवाली का माहौल ही बनता हुआ दिखाई देगा, शॉर्ट करके चले, लेकिन आज के तेल में तेजी की पोजीशन लेना ठीक रह सकता है इंटरनेशनल मार्केट के मूव को देख। लेकिन प्लास्टिक या फिर पेट की बॉटल्स में पैकेजिंग से लाइफ काफी आसान हो गई है। पानी हो या दवा, अब बोतल फूटने का कोई खतरा नहीं होता है। इसे लेकर चलना भी आसान है, मगर इस सवाल पर विवाद चल रहा है कि इन बोतलों में पैक दवाएं कहीं फायदे की जगह नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। सवाल यह है कि पश्चिमी दुनिया में ऐसे पैकेजिंग चल रही है तो भारत में इसे नुकसानदेह कैसे माना जाए। दवाओं को प्लास्टिक की बोतलों में रखने से सेहत को कितना नुकसान होता भी है या नहीं होता है, इस पर बहस गर्म है। एक एनजीओ हिम जागृति की शिकायत पर पिछले साल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दवाओं की ऐसी पैकिंग पर रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया था। एनजीओ चाहता है कि अब इन पर रोक लगाई जाए। उसका आरोप है कि प्लास्टिक या पेट बोतलों में दवाओं को रखने से उनकी रासायनिक संरचना में बदलाव आ जाता है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। हमने तो खाली कंप्लेंट सामने रखी थी रिसर्च रिपोर्ट्स के आधार पे कि इसमें संभावना है कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होने की, थैलेट्स होने की और एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होने की, या बेसिकली लीचिंग होने की बॉटल से। तो इस बात से जो टेक्निकल कमेटी डीटैब वगैरह थे उन्होंने उस पर एग्जामिन करने के बाद ही इसको प्री नोटिफाई किया। उधर दवा निर्माता और पेट बोतलें बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि सेहत को नुकसान की बात बेबुनियाद है। उनका दावा है कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर सरकार को 296 सुझाव मिले, जिनमें से सिर्फ 4 रोक के पक्ष में थे, जबकि 292 में रोक न लगाने का सुझाव दिया गया। फार्मा कंपनियों के मुताबिक दवाओं को इन बोतलों में बेचना सस्ता पड़ता है और इनके टूटने का भी खतरा नहीं रहता। वहीं पैकेजिंग उद्योग की दलील ये है कि ये एल्यूमिनियम और कागज के मुकाबले अधिक पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग है। कंपनियों का एक तर्क ये भी है कि जिन देशों में सेहत को लेकर बेहद कड़े नियम हैं, वहां भी ये पैकेजिंग चल रही है। So worldwide PET is considered safe for every application that it is used in. इंडिया में एक कोई NGO है, उसने ये नोटिस में लाए कि विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस कि ये बैन कर दो। We have done scientific studies. There are from world-renowned labs, and there is nothing wrong with this thing. There is no amount of leaching that is detectable in any of the samples. इस इंडस्ट्री का एक बड़ा तर्क ये भी है कि इंजेक्शन के सिरिंज, ग्लूकोज या सलाइन की पैकिंग, ड्रिप लगाने के उपकरण समेत इलाज और सर्जरी में आने वाली बहुत सी चीजों में लंबे समय से पेट का इस्तेमाल चल रहा है। ऐसे में सिर्फ दवाओं की पैकिंग पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अब ये मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने है, जहां ये फैसला होगा कि दवाओं और खाने पीने की चीजों की पैकिंग में पेट का इस्तेमाल कितना जायज है। दीपक साहू, दिल्ली। इसी के साथ सुबलक्ष्मी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि आगे आपको मिलेंगे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक 2020 में। ब्रेक के बाद।